आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ मुसलमान भाइयों की बात की मैंने? आप कहते हैं कश्मीरी मुल्लाओं की जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। दीपावली मुबारक देने आए, उसमें से 100 लोग कट्टर मुसलमान लोग थे। आप केंद्र में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए अपशब्द कहते हैं, आप उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बच्चों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सर, जब लोग आरोप लगाते हैं, जब आप पे डर सताता है कि आप पे कार्रवाई होगी, आप तुरंत माफी मांग लेते हैं। आपकी पार्टी ये भी कहती है कि नेशन फर्स्ट, यस देन पार्टी, यस सर, देन सेल्फ। आपने खुद बोला। पर सर, जब आपके सेल्फ पे बात आई, माइनिंग वाले केस पे बात आई, आप तो पार्टी भूल गए, आप नेशन भूल गए। आई विल शूट योर मेंटलिस्टिक ऑफिसर। सर, लोगों का आप पे आरोप है आप नेता कम दादागिरी करने वाले नेता ज्यादा है। कोई कम्युनल बात हुई कोई नहीं, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूं। उसको जान से मार देंगे, ऐसे थोड़ी मारा जाता है जी किसी को। उसने भी बोल सर, आप बहुत बड़े नेता है सर, आपके बयानों का। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को नेता करवाना पसंद नहीं। चलिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को मारने की धमकियां दे रहे हैं सर। आए दिन बड़े बड़े नेताओं पर आरोप और इल्जाम तो लगते रहते हैं, उनकी अफवाहें भी चलती रहती हैं, पर उन्हें यह मौका नहीं मिलता कि वो अपनी अफवाहों और आरोपों पे सफाई दे सके। उसी के लिए आज हमारे साथ कचहरी में मौजूद हैं पूर्व में रहे एमएलसी विक्रम रंधावा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी कचहरी में। थैंक यू सर, आप पे सबसे पहला आरोप यह है कि आप सांप्रदायिक हैं, आप कम्युनल टेंशन को हवा देते हैं। बेबुनियाद आरोप है। मुझे अफसोस लगता है कि ये आरोप मेरे जैसे एक ऐसे व्यक्ति पे मढ़ा जा रहा है जिसने एक मजबूत गुलदस्ता जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी में और समाज के अंदर भी। मैं ईद के दिन पे अपने दोस्तों के घर में जाता हूँ, गुरुपुरब मैं मनाता हूँ, दिवाली पे मेरे घर में मुस्लिम भाई आते हैं, दिवाली के बड़े बड़े तोहफे भी आते हैं, और मैं ईद पे अपने भाइयों को तोहफे देने जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ऐसे हूँ या अपने लोगों की बात मजबूती से रखता हूँ सर, आप कहीं ना कहीं आप फिर उस पे आ जाता होगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ मुसलमान भाइयों की बात की मैंने? नहीं, मैं जब सांप्रदायिक का आ जाता है तो एक बीजेपी माइंडसेट के व्यक्ति को हमेशा वहां जोड़ा जाता है ना। अब बीजेपी माइंडसेट का व्यक्ति जब उस पर इल्जाम लगाएंगे कि आप सांप्रदायिक हैं, तो इसका मतलब तो अगर प्रो हिंदूवाद करते हैं, आप प्रो हिंदूवाद करते हैं, इसका मतलब मुसलमानों का। आप कहते हैं कश्मीरी मुल्लाओं की जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। खाल उधेड़ने वाली बात नहीं थी, कश्मीरी मुल्लाओं की भी खाल उधेड़ने वाली बात नहीं थी। हाँ, उन लोगों की खाल उधेड़ देनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गुण गाते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसको नहीं बख्शना चाहिए। जो हिंदुस्तान का खाए और पाकिस्तान के गुण गाए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। पर सर, आपके बयान में तो साफ दिख रहा है आप तो एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं। आप बोलते हैं कि कश्मीरी कठमुल्लाओं की। सर, आपने तो उन लोगों की बात ही नहीं की। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों से कह दिया था कि जिन लोगों ने भी भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, भारत में रह के पाकिस्तान के गुण गाए हैं, उनका कोई जात समुदाय ना होता है, ना उनको किसी जात समुदाय से जोड़ना चाहिए। वो बेबुनियाद लोग होते हैं और वही लोग होते हैं जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि आप बिल्कुल कम्युनल टेंशन को हवा नहीं देते हैं, आप ये कह रहे हैं? बुनियादी कोई नहीं है, बुनियादी कोई नहीं है। मैं कहता दूर नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र जो मेरे पिताजी का विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां पे जाके देखिए, मैंने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने सीडीएफ से काम करवाए, उनकी नाली गलियां बनवाई, और वो लोग आज भी मुझे ढूंढते हैं कि हमारे इलाके के विकास के लिए रंधावा जी हमें आपकी जरूरत है। हमारे आदरणीय कविंदर गुप्ता जी और हम मिलके समूचे इलाके का जब कार्य करवाते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो बस्ती हिंदुओं की है, मुसलमानों की है या सिखों की है। हम विकास को टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन यकीनन अब जिन लोगों ने, जिनका काम ही होता है कि हमने हमारी डोगरी में कहावत है कि आटा गूंदी हिलदी क्यों, जो आटा गूंदेगी वो हिलेगी भी, जो काम करेगा उसके इल्जाम पे भी लगेंगे। तो मतलब वो कम्युनल बातें करेगा और इल्जाम कहेगा उसे? कोई कम्युनल बात हुई कोई नहीं, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूं। जिस व्यक्ति ने या जिन ताकतों ने उसको शूट अप करने का प्रयास किया, उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, उनका बेसिक कैरेक्टर का भी देखने की कोशिश आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनका टारगेट ये नहीं था कि हमने इस बात को उठाना। उनका टारगेट ये था कि विक्रम रंधावा को किसी न किसी तरीके से समाज में लेट डाउन करने की कोशिश करनी है। लेकिन वो अपने मंसूबों में पूरी तरह से फेल हो गए। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ जो वीडियो वायरल हुआ वो 1 नवंबर को हुआ। 3 नवंबर को दिवाली थी। दिवाली के दिन
कम से कम भी अगर मेरे घर में 300 लोग मुझे दीपावली मुबारक देने आए, उसमें से 100 लोग कट्टर मुसलमान लोग थे जो दीपावली मुबारक देने आए। अगर मुझे 1000 व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें से 300 व्हाट्सएप मैसेज कट्टर मुसलमानों का आया जिन्होंने मुझे दीपावली की मुबारक दी। तो ये उन लोगों के मूड पे बहुत बड़ी चपेट थी जिन्होंने विक्रम रंधावा को एक सांप्रदायिक चेहरा बनाने का प्रयास किया। ठीक है सर। सर अगले आरोप पे बात करते हैं। आप सरकारी अफसर डीएमओ को कहते हैं कि मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। आप डिवकॉम को ये टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं कि मैं आई विल शूट योर मेंटलिस्टिक ऑफिसर। सर लोगों का आप पे आरोप है आप नेता कम दादागिरी करने वाले नेता ज्यादा है। देखिए ये दादागिरी नहीं थी। जम्मू के अंदर माइनिंग को लेकर पिछले 1.5-2 सालों से बहुत बड़ा बवाल बना था और इल्जाम सारे बीजेपी पे आते थे कि बीजेपी की वजह से माइनिंग के रेट छूटा हुए हैं, बीजेपी की वजह से रॉ मटेरियल महंगा बिक रहा है, जबकि बीजेपी कहीं पर भी उसके लिए जिम्मेवार नहीं थी। सर तो उसी बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा सुनिए ना, अरे बीजेपी तो एक अंदर मेरे रगों में है, वो बेचारे मुझे क्या बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस एक वाहिद अफसर ने पूरे जम्मू का वातावरण खराब किया हुआ था और मैं पिछले अपनी टीम के साथ 3 महीने से लगातार उसको हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था, डीएमओ साहब आप यहां काम करवाने आए हो या खराब करने आए हो, हमारा बिजनेस भी चलने दो, हम कहीं गलत है ना हमें रोकिए, लेकिन जब हम गलत नहीं है तो हमें काम करने दो। लेकिन उनका वन पॉइंट एजेंडा था कि मैंने इंडस्ट्री को अप्रूव करना है, मैंने आप लोगों को खत्म करना है। फिर जब बवाल हुआ तो बवाल में फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये चीजें तो होती है। जब आप गुस्से में वो अगर 4 बातें हमें सुना गया, 2 बातें हमने मतलब आप उसको जान से मार देंगे, ऐसे थोड़ी मारा जाता है जी किसी को। उसने भी सर आप बहुत बड़े नेता है सर, आपके बयानों का। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को नेता कहलवाना पसंद नहीं। चलिए आप सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता है। हमने उनको गुस्से से कहा जरूर था कि आप अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, अगर आप हमें नुकसान पहुंचाओगे हम आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम एक हैंड इन ग्लव हैं, हमें आपकी जरूरत है, आपकी हमें जरूरत है। वो आओ गई बात हो गई, आप आपको पता ही है। नहीं सर गुस्सा होता है सर, तो आपने एक अफसर को मारने की धमकी नहीं दी, आप दूसरे अफसर को कहते हैं, आप खुद कहते हैं मैं डीएम को, मैं डिविजनल कमिश्नर को ये बोलता हूं आई विल शूट योर मेंटलिस्टिक ऑफिसर। आई टोल्ड हिम कि आपका जो एक डीएमओ है मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, उसकी वजह से सारी एडमिनिस्ट्रेशन सख्ते में आ चुकी है। आप हमारे गार्डियन हैं, आप डिवकॉम हैं, काइंडली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, अदरवाइज आप हमें मजबूर करेंगे। मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैं उसको शूट कर दूंगा, हमने उसको कहा जरूर है कि हम उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, आप उसको भी बुलाइए हमें भी बुलाइए। सुनिए हम इंडस्ट्री है, हमारी वजह से हजारों घरों की रोजी रोटी चल रही है, सबकी रोजी रोटी को रोक के एक व्यक्ति पूरे जम्मू को हिला के बैठा हुआ है। आज वो अटैच क्यों है, आज वो खुडेलैंड क्यों लगा हुआ है? अगर वो काबिल अफसर होता तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उसको एंटरटेन करती। अगर वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेटिंग अफसर होता, अगर वो ठीक होता, हम गलत होते, तो हम जो है गवर्नमेंट की नजरों में बुरे बनते। आज क्यों इंडस्ट्री स्मूथली चल रही है? आज क्यों रॉ मटेरियल गरीब आदमी को उसकी पहुंच के अंदर मिल रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है पिक्चर से बाहर हुआ है। आज क्यों वो अटैच कर दिया गया, अपने स्टेटस से नीचे उसको डिमोशन दी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे कई बार अफसर मेंटली सिक लोग आ जाते हैं जिनको यह लगता है कि अब मैं कुर्सी पे आ गया हूं, अब मैं कुछ भी करूंगा, तो वो ज्यादा चलता नहीं। ठीक सर, अगले आरोप पे बात करते हैं। आप केंद्र में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए अपशब्द कहते हैं, आप उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बच्चों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सर जब लोग आरोप लगाते हैं, जब आप पे डर सताता है कि आप पे कार्रवाई होगी, आप तुरंत माफी मांग लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मेरा आज का नहीं है, मेरा 22-23 वर्ष पुराना संबंध है, हमारे पारिवारिक रिलेशन है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में 2012 में आए थे, तो मुझे याद है कि मेरे ऐसा कार्यकर्ता ही आगे बढ़ा था कि ऐसे चेहरे को बीजेपी में आना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। उस वक्त खासकर कहूंगा कि वो 5-6 दिन का दौर एक ऐसा दौर गुजरा जब सारी स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही थी, और हमारे लिए यह लगता था कि हमारे केंद्र में मंत्री हैं, वो हमारी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो हम किसको सुनाएंगे। डिवकॉम भी उस पर शायद अप्रोच से कहीं बाहर हो रहे थे, रीजन बेटर नोन टू हिम। डीएमओ कंट्रोल से बाहर चला जा चुका था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से संपर्क करने का प्रयास हुआ। अब उन्होंने ऐसा नहीं कि इंटेंशनली मुझे इग्नोर किया, उनके हाथों से मैं इग्नोर हो गया।
तो मुझे, और जब मेरी पूरी टीम ने एक किस्म का ऐसा वातावरण बन चुका था कि बीजेपी ही रिस्पॉन्सिबल है सारे मैस के लिए, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जम्मू कश्मीर के स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन का मैं पिछले 22 वर्षों से प्रेसिडेंट हूं। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक का हर यूनिट होल्डर, उसको कोई भी दुख दुविधा होती है वो मेरे से शेयर करता है, मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं। मेरे काम धंधा चले या नहीं चले, उनकी रोजी रोटी चले, मैं इसकी चिंता करता हूं। तो मेरा मंत्री केंद्र में हो, मेरे लोग दुखी हों और मेरा उनसे संपर्क ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं आप घर में भी रहते हो तो आपका भाई या आपका पिता अगर आपकी बार बार बात नहीं सुने तो आप कई बार उन पे भी गुस्सा कर जाते हो। सर तो वही आप 2 मिनट का गुस्सा था, वो गुस्सा निकल गया, बाद में बात ठंडी हो गई। तो वही आपके नेता कहते हैं कि आपने गलत कहा, आप पे कार्रवाई होगी। जब आपको डर सताता है तो लोग कहते हैं कि आप खुद की बात का स्टैंड नहीं रखते। ऐसा नहीं, मेरी पार्टी का मैं जिम्मेवार कार्यकर्ता हूं, मैं 27 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मेरी पार्टी को मेरी कुछ बातों से बुरा लगा, मुझे भी लगा, मेरे परिवार को लगा। होता क्या है, जब तीर छूट जाता है तो बाद में कई बार आता है ना। तो अब इतना कुछ हो जाने के बाद जब कुछ हो चुका था तो फिर महसूस तो हुआ कि गलती हुई है। तो गलती हुई है तो जो व्यक्ति सुबह से गुमा शाम को घर आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने उन पे करप्शन का इल्जाम कोई नहीं लगाया है। उनका कई सलाहकार, वो भी उस डीएमओ के डायरेक्शंस पे, जब उसने 10 लोगों के बीच में मुझे कहा कि कोई आपका ही व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैंने उसको कटघरे में खड़ा किया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जब उनके जो सराउंडिंग के लोग थे, उन्होंने शायद कहीं बताने का प्रयास किया होगा कि विक्रम जी ने आपको कटघरे में खड़ा किया। हालांकि मैंने बड़ा स्पष्ट डॉक्टर साहब को थ्रू व्हाट्सएप मैसेज कन्वे कर दिया था कि आई नेवर वांट टू हर्ट यू, ना मेरी कोई ऐसी मंशा थी, ना है, ना होगी। अलबत्ता जो हुआ है, मैं भी आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे बड़े भाई हो, 2 घरों में भी तकरार होती है, 2 छोटे भाई बड़े भाई आपस में लड़के भी इकट्ठे होते हैं। फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा, आई फील सॉरी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि सॉरी बोलने से ना तो इंसान छोटा होता है, ना वो एक कदम पीछे आता है। ठीक है सर, अगले आरोप पे बात करें सर। लगाइए नहीं सर, आपकी पार्टी का नारा क्या है सर, आप बताइए एक बार। सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी ये भी कहती है कि नेशन फर्स्ट, यस, देन पार्टी, यस, सेल्फ लास्ट, देन सेल्फ। आपने खुद बोला। बिल्कुल। पर सर जब आपके सेल्फ पे बात आई, माइनिंग वाले केस पे बात आई, आप तो पार्टी भूल गए, आप नेशन भूल गए। ऐसा नहीं, मेरे पे नहीं आई थी बात, वो पूरी इंडस्ट्री पे आई थी। विक्रम रंधावा को इकलौते को नोटिस जाता, अरे मैं तो ऐसी लड़ाई लड़ता, ये भूल जाते डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि मेरे पास टेक्निकली साउंड था, मैं, मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत मजबूत थे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे को कहीं पर भी जॉर्जियन माइनिंग से कोई हरासमेंट नहीं थी। हरासमेंट पूरी इंडस्ट्री को थी। उस इंडस्ट्री की वजह से एंटायर जम्मू प्रोविंस को थी। एक गरीब व्यक्ति को थी जिसको 3000 की गाड़ी 8000 में खरीदनी पड़ रही थी। लड़ाई वो थी, और लड़ाई पार्टी के खिलाफ नहीं थी, लड़ाई सीधी सीधी उस सिस्टम के खिलाफ थी जो एक प्लांट मंसूबा चल रही थी कि ये चीजें चलती रहे, लोगों के अंदर जहर बनता रहे और अल्टीमेटली खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। जिस गरीब व्यक्ति को 3000 की चीज 5000 में खरीदनी पड़ेगी, सर वो यही बोलेगा कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। बीजेपी की आप बात करें, उसी बीजेपी तो बाहर का रास्ता दिखा रही है आपको सर, इसी मुद्दे पे सर। नहीं, मुझे इस मुद्दे पे उन्होंने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था। उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दिया, मैंने उनको रिटर्न में रिप्लाई दिया, एंड दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई। और मेरी लीडरशिप में मेरे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि माइनिंग के अंदर हो रही धांधली बांगलिंग के खिलाफ जितनी लड़ाई रंधावा जी लड़ रहे हैं, पूरी बीजेपी इनके साथ खड़ी है। जहां बवाल होगा, जहां जनता का हित खतरे में आएगा, वहां रंधावा जी अगर लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी उनके साथ खड़ी है। इंडिविजुअली कहीं और हो सकता है, लेकिन इस माइनिंग के इश्यू पे मुझे पूरी की पूरी पार्टी का सपोर्ट मिला है, मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूं। ठीक है सर, अगले आरोप पे बात करते हैं। आप पे अगला आरोप ये है कि सर आप महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खास तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं पे। आप कुछ ऐसे बयान दिए हैं सर आपने। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक्चुअली नहीं। आपने ये कहा है कि सर, आपने ये कहा है कि जम्मू में बुर्का पहन के श्रीनगर में बुर्का पहन के घूमती हैं और जम्मू में वो मैंने कहा था कि जब वो आई थिंक इट वाज 24 अक्टूबर, जब भारत पाकिस्तान से मैच हारता है, तो मैंने कहा ना वो किसी भी हिंदुस्तानी का खून खोलेगा कि भैया तुम यहां पर तो बुर्का पहन के घूमती हो
और वहां पर तुमने अपने एप्रन वगैरह घुमा के तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, वो मेरी जगह अभिषेक जी आप भी होंगे तो आपका भी घूमेगा। बाकी एक महिला को इज्जत नहीं देना, ये तो मेरे लिए कोसों दूर की बात है। मैं भी परिवारिक व्यक्ति हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा ना, मेरे मुस्लिम परिवारों में के इतने अच्छे मजबूत संबंध है कि हमारा उंगली नाखून का रिश्ता है। मैं कहता हूं बाकी दूर की बात तो छोड़ दो, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर साल की कम से कम भी 10 शादियां मैं मुस्लिम परिवारों की अटेंड करता हूं जहां मुझे न्योते दिए जाते हैं। तो फिर कहां ये इल्जाम खड़ा होता है कि मैं वुमेन फॉक की रिस्पेक्ट नहीं करता? वो तो पॉसिबल ही नहीं। आई थिंक इट वॉज 24 अक्टूबर जब भारत पाकिस्तान से मैच हारता है, तो मैंने कहा ना वो किसी भी हिंदुस्तानी का खून खोलेगा कि भैया तुम यहां पर तो बुर्का पहन के घूमती हो और वहां पर तुमने अपने एप्रन वगैरह घुमा के तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, वो मेरी जगह अभिषेक जी आप भी होंगे तो आपका भी घूमेगा। बाकी एक महिला को इज्जत नहीं देना, ये तो मेरे लिए कोसों दूर की बात है। मैं भी परिवारिक व्यक्ति हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा ना, मेरे मुस्लिम परिवारों में के इतने अच्छे मजबूत संबंध है कि हमारा उंगली नाखून का रिश्ता है। मैं कहता हूं बाकी दूर की बात तो छोड़ दो, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर साल की कम से कम भी 10 शादियां मैं मुस्लिम परिवारों की अटेंड करता हूं जहां मुझे न्योते दिए जाते हैं। तो फिर कहां ये इल्जाम खड़ा होता है कि मैं वुमेन फॉक की रिस्पेक्ट नहीं करता? वो तो पॉसिबल ही नहीं। सर, अगले अफवाह के बारे में बात कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आपकी जो सीट है उस पे अब रविंदर रैना लड़ेंगे, आपको पार्टी कोई सीट नहीं दे रही। देखिए, कहने के बाद ये है कि मेरी तो पहली बात की सीट कोई नहीं है, मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का एक डेडिकेटेड सोल्जर हूं। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार मेरे पिताजी ने 1996 में जीती। उससे पहले तक कभी को कल्पना नहीं करता था कि बीजेपी का कोई व्यक्ति गांधीनगर जीतेगा। 1996 में हमने जीती, 2002 में हमारी जमानत जब्त हो गई, 2008 में भी हम हार गए, 14 में नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर इतना मजबूती से चला कि कविंदर गुप्ता जी हमारे विधायक बने। मैं विधान परिषद का सदस्य था, विधान परिषद का सदस्य मेरी पार्टी ने बनाया। मेरा अपना अस्तित्व कुछ था या नहीं था, मेरी पार्टी का मुझे मैंडेट था और मैंने वो तकरीबन 100% हारी हुई सीट जो है विधान परिषद की जीत के पार्टी की झोली में डाली और अपने क्षेत्र में भी काम किया। और अपना क्षेत्र ही नहीं अभिषेक जी, मैंने तो विधान परिषद के सदस्य के नाते ले करगिल, गूल, अरनास, यहां तक कि जो मेरे विधायकों ने, किसी ने बोला मुझे डोडा में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां मुझे विकास करवाना है, वहां पे आप सीडीएफ दीजिए, हमने वहां भी दिया। किसने मुझे कहा कि हमें बाकी मेरे विधानसभा मर है, सुचेतगढ़ है, कठुआ है, अखनूर है, क्योंकि मैं विधान परिषद का सदस्य था, मैंने किसी को मना नहीं किया। अलबत्ता जो आपने बात कही है, रविंदर रैना जी अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत विक्रम रंधावा करेगा। सर, आप पे अगली अफवाह यह है कि जो आपको पार्टी ने सस्पेंड किया है वो सिर्फ दिखावा है। ऐसा नहीं होता, पार्टी के अंदर दिखावे के लिए कुछ नहीं होता है। देखिए, सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंड नहीं किया है पार्टी ने मुझे। पार्टी को ये जब लगता है कि आपने कोई काम ऐसा किया है जिससे पार्टी की स्थिति को सामाजिक तौर पे कुछ नुकसान हो सकता है, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए। फिर हमने उसका स्पष्टीकरण देना होता है। हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, हम उसके सामने पेश होते हैं, ABCD कोई भी हो सकता है, और उसको हमने अपनी रिपोर्ट दे दी कमेटी को। कमेटी ने आगे अध्यक्ष जी को सबमिट कर दी और वो दे वर वेल सेटिस्फाइड विद माय रिप्लाई कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि या भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचे। अलबत्ता मेरी वजह से अगर कम्युनिटी विशेष को कहीं टारगेट करने का प्रयास कुछ एक लोगों ने किया जो मैंने नहीं किया, तो मुझे लगता है कि उस पर पार्टी भी सीरियसली उस पर नोटिस पार्टी ने लिया है। मुझे मेरी जो जिम्मेवारियां थी उससे मुक्त किया गया, क्योंकि कुछ एक लोगों ने, सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी थी जो दबाव बनाने लग पड़े थे। शायद मुझे लगता है कि उन्होंने पार्टी को, सर आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपकी पार्टी पे दबाव बन सकते हैं। दबाव कैसे बन गया कि उन्होंने उसको कम्युनल लाइंस पे ले जाने की कोशिश की कि रंधावा जी की वजह से मुस्लिम हमारे से खिलाफ हो सकते हैं। सर, आपकी पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, और उस पार्टी पे इतनी जल्दी दबाव बन जाता है। दबाव नहीं बना ना उस पर,
अब एक कार्यकर्ता की वजह से एक कम्युनिटी अगर नाराज होती है, तो मैंने खुद अपने अध्यक्ष जी को बोला कि आपको लगता है कि मेरे अगर सामने आने से एक कम्युनिटी विशेष नाराज होती है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पार्टी से एक व्यक्ति भी बाहर जाए। मैं उस कम्युनिटी के साथ हूं, अंग संग हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बैक स्टेप रहना चाहिए, तो मैं बैक स्टेप रहूंगा, लेकिन पार्टी का जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत रहना चाहिए। मैं आज भी पार्टी की गतिविधियों में हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर मैं आज भी लोगों के बीच में हूं। प्रधानमंत्री जी की 24 तारीख की रैली को लेकर आज भी पंचायतों में जाकर लोगों की बैठकों के अंदर उस रैली को एक कामयाब रैली बनाने के लिए कार्यरत हूं। अलबत्ता मैं यकीनन कह सकता हूं कि कुछ एक लोगों ने मेरे उस नवंबर वाले एपिसोड का निजायज फायदा उठाने का प्रयास जरूर किया। ठीक है सर। वो हो सकते हैं सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब वाले, उन्होंने अगर मेरे पे एक उंगली उठाई तो 3 उंगलियां उनकी तरफ इशारा करती थी कि अपना दामन झांक लो। तो उनके लिए मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बदलने से पहले बत्तियां बुझा लेते हैं। सर, आपकी अगली अफवाह यह है कि जब आपका माइनिंग वाला केस हुआ था, माइनिंग वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, मैं आपको डिप्रेसिव बदला दिखता हूं? अरे भैया, मैं तो वो व्यक्ति हूं जहां 4 लोग बैठे होते हैं, अगर वो मायूस होते तो मैं उनको हंसाता हूं। सर, कहते हैं कि आप मेरा तो हो गई थी। मेरा ट्रेंड पता क्या है? नो माइंड टू माइंड। मेरा वो माइंड होता है शुरू से। डिप्रेशन में तो जाना बड़ी दूर की बात है, और डिप्रेशन में मैं तब जाता अगर मुझे नुकसान हो रहा होता। तो मैं तो वेरी सेफ गेम में था जी। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा यूनिट बिल्कुल सेफ था। मेरे साथी जिनका लगभग दिवालिया निकल सकता था, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था। विक्रम रंधावा अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। और कोर्ट में भी हम जब गए तो मैंने सबको साथ लेके गया। मैंने कहा भाई साहब, अगर मैं गलत हूं, मुझे पार्टी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी लोग कहते हैं कि इससे पहले भी माइनिंग के केसेस, काफी सारे ऐसे केसेस आते थे, पर जब आप पे बात आई तब विक्रम रंधावा इससे ज्यादा घिनौना माइनिंग काम जॉर्जी माइनिंग डिपार्टमेंट ने कभी नहीं किया। मैं 25 वर्षों से स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। 25 वर्षों के दौरान कम से कम भी 200 डीएमओ जम्मू में आए जिनके साथ हमने काम किया है। एक डीएमओ ये बता दे कि विक्रम रंधावा या उनकी टीम ने कभी दफ्तर में आकर भी ऊंची आवाज में बात की हो? एक डीएमओ। मैं कहता हूं 2 तो छोड़ दो, एक खड़ा होकर बता दे कोई रिटायर हो चुके। मुझे रिटायर्ड डीएमओ के फोन आए, रंधावा जी सल्यूट टू योर वर्किंग। अगर आप ये नहीं करते तो ये जो व्यक्ति है, ये दिमाग लग चुका था, ये विभाग को इतना बदनाम कर जाता कि लोगों का विश्वास उठ जाता। ये मुझे रिटायर्ड डीएमओ के फोन आए, इसने इतने घिनौने काम किए थे इस व्यक्ति ने। मैंने आपको बताया, अगर वो ठीक होता तो उसकी डिमोशन क्यों होती? अगर वो ठीक होता तो वो आज वो अटैच क्यों है? जो उसकी रैंक है, उसी रैंक के बंदे के साथ वो अटैच्ड है, ठीक है, एज ए मिनरल अफसर। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उसकी कारगुजारी में है। देखते हैं आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट उसके साथ कैसे डील करता है। लेकिन मुझे इतना फक्र है कि मेरा, चाहे वो थोड़ी देर का बवाल था, चाहे वो उसको समाज ने कैसे भी लिया हो, लेकिन आज सैकड़ों घरों की छतें जो है खड़ी हो गई। जिनकी घरों की छत नहीं पड़ रही थी गरीब की, जिसको पता था मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बजरी नहीं खरीद सकता, मैं रेत नहीं खरीद सकता, आज उसके घर की छत पड़ी है। आज कॉन्ट्रैक्टर्स खुल के काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने का रास्ता है। सर, अगली अफवाह पे बात करते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी आप पे कंट्रोवर्सी हुई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में आपने अपशब्द कहे, अब कहते हैं कि उसके बाद भी आप लोग अच्छे दोस्त हैं। अरे ये तो उंगली नाखून का रिश्ता है। तो सर, कल ही उनके बेटे अभी उनके बेटे की शादी हुई, तो आप वहां गए थे क्या? नहीं, 23 तारीख को है ना, 23 तारीख को जाऊंगा। अच्छा, आप जाएंगे? 23 तारीख को जाना है। चलिए, ठीक है। वो तो उनका बेटा अरुण मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा करीबी दोस्त है। जिस परिवार में उन्होंने शादी की, उस परिवार के साथ मेरे परिवार का रिलेशन है, बड़ी अच्छी फैमिली हो यार। ऐसा नहीं लगता कि सर कई बार राजनीति में पारिवारिक रिश्ते भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो आपने बीच में कभी कर भी लिए थे? मेरे रिश्ते जिनसे बनते हैं ना, वो उंगली नाखून के जैसे रिश्ते हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर परिवार के अंदर हूं, मैं हर परिवार के अंदर। वैसे उनको लगता है ये हमारा बच्चा है, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, विक्रम रंधावा इज अ फोर्स ऑफ रेकनिंग इन गांधीनगर असेंबली सेगमेंट। तो आज हमने पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी से तमाम इल्जाम और अफवाहों पे बात की। उन्होंने हमें जवाब तो दिए, पर बड़े गोल गोल घुमाकर। अब आपको यह डिसाइड करना है कि उन्होंने सही जवाब दिए या गलत। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जम्मू की कोई ऐसी हस्ती यहां आए और हम उन पे इल्जाम और अफवाहें उनसे जाने, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।